अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ये है एक बहुत ही बड़ी पाठशाला। यहाँ किसी ने प्लास्टिक को मोड़ना सीखा तो किसी ने मशीनों को जोड़ना सीखा। जहाँ गांव के किसानों ने गुलाब उगाना सीखा, वहीं शहर की लड़कियों ने मेहंदी लगाना सीखा। वहाँ एक साधारण बंदा बना एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन और एक आदिवासी की बेटी बनी बीपीओ ट्रेनी। एक एक कर वहाँ के लाखों युवाओं ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। अरे भाई, इतना सब कुछ, पर कहाँ? और कहाँ, गुजरात में केंद्र सरकार ने भी कहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए देश में सबसे ज्यादा 72% रोजगार देने वाला राज्य है गुजरात। भाई, ऐसा तो क्या है गुजरात में? नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे? कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी? कैसे चमकेगा आपका कारोबार? कैसी होगी आपके सितारों की चाल? बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन, हरीश रावत को मिली उत्तराखंड की कमान। रावत के साथ 3 और मंत्रियों ने ली शपथ। केजरीवाल के भ्रष्ट नेता वाली लिस्ट पर कपिल सिब्बल का निशाना। कहा 2 दिन में केजरीवाल साबित करें कि मैं भ्रष्ट हूं, अगर भ्रष्ट साबित हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति। दिल्ली वालों का अब और निकलेगा दम। बिजली के बाद अब दूध और डीजल को खरीदने के लिए लोगों को और ढीली करनी पड़ेगी अपनी जेब। देश की पहली मोनोरेल मुंबई में शुरू। सीएम पृथ्वीराज चौहान ने किया उद्घाटन। कल से मुंबई वासियों कर सकेंगे सुहाना सफर। और दिल्ली में अरुणाचल के छात्र की मौत पर गरमाया माहौल। सड़कों पर उतरे आक्रोशित लोग कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। गृह मंत्रालय ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं चैनल 1 न्यूज। उत्तराखंड में आज सत्ता परिवर्तन हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने आज शाम देहरादून के राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। रावत उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। रावत के साथ ही बहुगुणा मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने भी शपथ ली। शपथ लेने वालों में इंदिरा हृदयेश और हरक सिंह रावत खास रहे। हरीश रावत के शपथ लेने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई। तो हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनते ही उनके समर्थकों में पूरा जोश है। आप देख सकते हैं तस्वीरों किस तरह से आतिशबाजी कर रहे हैं हरीश रावत के समर्थक।
हरीश रावत काफी वक्त से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, जिसका सिला भी उन्हें मिला। कौन है हरीश रावत और उन्होंने कब राजनीति की शुरुआत की और कांग्रेस में उनका क्या दर्जा है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अल्मोड़ा के रहने वाले हैं हरीश रावत। गांव से शुरू की थी राजनीति। 4 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। अल्मोड़ा के दिग्गज नेताओं में से एक हरीश रावत वो नेता हैं जिन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी के मुरली मनोहर जोशी को हराया था। हरीश रावत इससे पहले सांसद रह चुके हैं और राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हरीश रावत का जन्म 27 अप्रैल 1947 को अल्मोड़ा जिले के मोहनारी गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राजेंद्र सिंह रावत और मां का नाम देवकी देवी है। राजनीति में आने से पहले हरीश रावत ने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किया और फिर एलएलबी की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने पहले गांव के स्तर से राजनीति शुरू की और फिर युवा कांग्रेस से जुड़ गए। हरीश रावत साल 1980 तक कांग्रेस सेवा कमान के अध्यक्ष रहे। साल 2000 में हरीश रावत को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। 2002 में रावत को राज्यसभा का सदस्य चुना गया। 2009 के आम चुनाव में उन्होंने अपनी परंपरागत क्षेत्र अल्मोड़ा को छोड़कर हरिद्वार से चुनाव लड़ा और 3,32,055 मतों से विजयी हुए। एक नजर डालते हैं हरीश रावत के राजनीतिक सफर पर। 1980 में 7वें लोकसभा के लिए चुने गए। 1984 में 8वीं लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता। 1989 में 9वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई। 23 मार्च 1990 को कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के सदस्य बने। 1990 में जनसंचार मंत्रालय के कमेटी में सदस्य बनाए गए। 2001 से 2007 तक उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 2002 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए। 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव में वो चौथी बार जीत गए। 2009 से 18 जनवरी 2011 राज्य मंत्री चुने गए। भारतीय राजनीति में हरीश रावत ने एक लंबी दूरी तय की है। अब वो उत्तराखंड को संभालेंगे। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड किस दिशा में बढ़ता है, ये देखना रोचक होगा। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। उत्तराखंड में अब तक कितने और कौन कौन मुख्यमंत्री बने, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरीश रावत उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री हैं। बीसी खंडूरी को 2 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। एक नजर डालते हैं उत्तराखंड में अब तक मुख्यमंत्रियों की सूची पर। पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, कार्यकाल 2000 से 2001। दूसरे मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, कार्यकाल 2001 से 2002। तीसरे मुख्यमंत्री एनडी तिवारी, कार्यकाल 2002 से 2007। चौथे मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी, कार्यकाल 2007 से 2009। पांचवें मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कार्यकाल 2009 से 2011 है। छठे मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी, कार्यकाल 2011 से 2012 है। सातवें मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कार्यकाल 2012 से 2014 है। आठवें मुख्यमंत्री हरीश रावत, 1 फरवरी 2014 को शपथ। उधर केजरीवाल ने भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट क्या जारी की, वो तमाम बड़े नेताओं के निशाने पर आ गए। कपिल सिब्बल ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल 2 दिन में साबित करें कि मैं भ्रष्ट हूं, और अगर केजरीवाल ये साबित कर पाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर आरोप सही साबित नहीं होते हैं तो केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। सिब्बल के इस बयान के बाद वाकई राजनीति गर्मा गई है और अब केजरीवाल के सामने भी चुनौती आ खड़ी हुई है कि वो भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट पर जल्द से जल्द जांच पूरी कर कार्रवाई करें, ताकि केजरीवाल ने जो कहा था उसको वो पूरा करें।
क्योंकि इस लिस्ट को जारी करने के बाद नितिन गडकरी ने तो केजरीवाल को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। गौरतलब है कि केजरीवाल ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में लोकसभा चुनाव के लिहाज से अधिकांश बड़े नेताओं को बेईमान बताया। ऐसे नेताओं की गिनती कराते हुए उन्होंने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, संचार मंत्री कपिल सिब्बल और नवीन ऊर्जा मंत्री फारूक अब्दुल्ला के नाम सबसे पहले उन्होंने गिनाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव, बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के नाम भी इसमें शामिल हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी निगाह में तो सभी नेता बेईमान हैं। उसको लगता है कि अगर मैं कहूंगा कि ये चोर है, जैसे बाकी बातें जनता ने मान ली तो ये भी बात मान लेंगे। 1,80,00,000 आबादी में से एक आदमी कह दे कि मैंने दिल्ली में किसी भी नागरिक से एक पैसा भी लिया हो, तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 29 भ्रष्ट और आपराधिक लोगों की सूची में आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के बाद सोनिया और नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल कर लिया है और पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि साफ और सुथरी छवि वाले आम आदमी पार्टी की तरफ से दमदार कैंडिडेट उतारे जाएंगे इन दोनों के खिलाफ। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या कैंडिडेट जो है सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी को हरा पाते हैं। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। उधर दिल्ली के लाजपत नगर में स्थानीय दुकानदारों और अरुणाचल प्रदेश के विधायक के बेटे के बीच हुई झड़प के बाद मौत पर जो माहौल है वो गर्माता जा रहा है। स्थानीय दुकानदारों द्वारा 19 साल के नीडो तानियम की बालों को लेकर टिप्पणी के बाद हुई मामूली झड़प में नाडो की मौत हो गई थी। नीडो की मौत का पूरा सच। क्या नस्ल भेद ने ली नीडो की जान, या पुलिस की लापरवाही से हुई नीडो की मौत? नीडो से जुड़ा एक एक सच। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता के बेटे नीडो तानियम की लाजपत नगर इलाके में सरेआम पीट कर हत्या कर दी गई। मामला सिर्फ इतना था कि नीडो ने अपने ऊपर हुई टिप्पणी का विरोध किया था। दरअसल नीडो जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीएससी का छात्र था और दिल्ली में अपनी बहन के यहाँ छुट्टियां बिताने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये छुट्टियां उसकी आखिरी छुट्टियां साबित होंगी। जी हां, 29 जनवरी की शाम नीडो एक दुकान पर पहुंचता है जहां दो व्यक्ति उसके बालों पर टिप्पणी कर देते हैं, जिसके बाद नीडो गुस्से में आकर उसकी दुकान के काउंटर का शीशा तोड़ देता है और दोनों में मारपीट भी होती है। मामला पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस दोनों को समझा बुझाकर मामले को रफा दफा कर देती है, लेकिन इस कहानी में असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। पुलिस के फैसले से नीडो खुश नहीं था, लिहाजा वह दोबारा अपने दोस्तों के साथ उस दुकान पर पहुंचा और वहां जाकर मारपीट शुरू कर दी और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जिसके बाद अगले दिन 30 जनवरी को दोपहर में तानियम को उल्टी और सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद एम्स ट्रॉमा सेंटर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल सूत्रों ने फेफड़ों में पानी और दिमाग में आई सूजन को मौत की वजह बताया है। इस मामले के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और पूर्वोत्तर के छात्र प्रदर्शन पर उतर आए। उनका कहना है कि अगर आज हम चुप बैठे तो कल कोई और नीडो इसका शिकार होगा। दूसरी तरफ पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब मामला इतना बड़ा था तो पुलिस ने इसे ऐसे ही क्यों रफा दफा कर दिया। क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई गई? ऐसे ही न जाने कितने सवाल हैं जिनके जवाब अब ये प्रदर्शन कर रहे लोग पूछ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। वहीं इस मुद्दे पर रेजिडेंस कमिश्नर से बात की हमारे संवाददाता वाजिद ने। दिल्ली के लाजपत नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इसी सिलसिले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रेजिडेंट कमिश्नर मिस्टर अविनाश कुमार।
सर ये बताइए, ये पूरा हादसा हुआ है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं? 29 जनवरी का हादसा है। उस दिन जो है निदो तनियम जो है एक स्टूडेंट बी अपार्टमेंट में जो पढ़ता है, वो बाज़ार में गया था अपने दोस्त के साथ में, तो कोई एड्रेस लोकेट कर रहा था। तो उसी एड्रेस लोकेट करने के दौरान एक दुकान में उसने पूछा, तो वहाँ जो लोग खड़े हुए थे, जो दुकान में काम करने वाले, वो हंसने लगे। तो उसने बोला कि देखिए आप मत हंसिए। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट से जब कोई आता है तो उसको या तो चिंकी बुलाते हैं या कोई इस टाइप का कमेंट करते हैं, मॉक करते हैं। तो उसको जब दोबारा उन्होंने कंटिन्यू किया हंसना, तो उसने उसको गुस्सा आ गया, तो उसने एक पंच मार दिया उसके कांच में, तो वो कांच टूट गया। तो इसमें 7-8 आदमी आके उसको काफ़ी पिटाई किया, मतलब लकड़ी से भी पिटाई किया, बॉक्सिंग भी मारा, उसके दोस्त को भी पिटाई किया। तो इसको इतना ज़्यादा मार दिया कि जो है बाद में पुलिस आई, पुलिस इनको थाने में ले गई और एमिकेबली मामला निपटा दिया, और इसने 7,000 रुपये भी दिया वो कांच टूटने का। इसके बाद जो है पुलिस ने जो है उनके अंकल को हैं, विनोद जी हैं, उनको बुलाया और बच्चे को उनको हैंडओवर कर दिया। इसके बाद जो है वो जो निदो तनियम था, उसने अपने दोस्त लोगों को बुलाया और उसके बाद घर आ गया। और वो रात में सोया है, तो सुबह जो है वो उठा नहीं, तो उसके दोस्त लोगों ने जगाने की चेष्टा की, तब वो पता चला। और इसके बाद जो है वो एम्स जब ले गए, तो हमको हमारे मेडिकल कोऑर्डिनेटर ने फ़ोन किया कि साहब वो निदो पवित्रा साहब का बेटा जो है वो एक्सपायर कर गया। तो हमने बोला कैसे एक्सपायर कर गया? बोले कल मार्केट में कुछ ऐसा मारपीट हुई थी, उसमें ऐसा हो गया। तो हम देखने गए, फिर पुलिस थाने भी गए, तो पुलिस वालों ने बताया कि साहब ऐसा हुआ था, पूरी घटना का वो बताया। तो अभी हम लोग ये चाहेंगे कि पुलिस जो है पूरी पुरजोर कार्रवाई करे और जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट करे और जो सख्त से सख्त सजा दिलाने की उनको चेष्टा करे। तो ये थे हमारे साथ अविनाश कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस मामले की पुलिस पूरी तरीके से छानबीन होगी आखिर, क्योंकि इसमें FIR दर्ज हो गई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही साफ तौर पे कहा जा सकता है कि हत्या के पीछे आखिर राज क्या था। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ वाजिद अली, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। वहीं दिल्ली में नीडो की मौत और केजरीवाल द्वारा कई नेताओं को बेईमान बताए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी नेता विजय जौली से बात की हमारे संवाददाता ने। कल जैसे आपने देखा नीडो की मौत होगी नस्लवाद के कारण, तो बीजेपी उसके लिए कुछ करेगी आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो जिस प्रकार से नीडो की मौत हुई है वो इसकी भर्त्सना करती है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलीजुली दोस्ती की सरकार, इन दोनों ने नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ इस अन्याय को होने दिया। इन दोनों को इसके ऊपर बयान देने की जरूरत है। द दिल्ली गवर्नमेंट should come out clean on this attack on the north east student। और ये नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्वीय राज्यों के नौजवान लड़के और लड़कियां हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने सहयोगी हैं, हमारे अपने भारतवासी हैं। इनको इस प्रकार से टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भारत और चीन के बीच में एक पोरस दीवार के रूप में अडिग रहकर भारत की रक्षा करते हैं। विजय जी, एक खास सवाल, अभी जो अरविंद केजरीवाल ने एक सूची बनाया है जिनमें जितने भी भ्रष्ट नेता हैं उनके नाम आए हैं, उनमें से एक नाम अनुराग ठाकुर और एक खास नाम है नितिन गडकरी जी। क्या वो केस करेंगे उनके ऊपर? देखिए, आम आदमी पार्टी को एक पुरानी आदत है, आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर हजारों नौजवानों को रोजगार दिया, जिन्होंने हजारों किसानों को मरने के कगार से बचाया। नितिन गडकरी ने कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर जिस प्रकार का अभूतपूर्व काम महाराष्ट्र के अंदर किया है और भारतीय जनता पार्टी के मेरे अध्यक्ष के रूप में किया है। अनंत कुमार 5 बार बेंगलोर से सांसद चुने गए हैं। अनुराग ठाकुर 3 बार हिमाचल से सांसद चुने गए हैं। वो भ्रष्ट अगर होते तो वहां की जनता उनमें अपना समर्थन नहीं जताती। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले अपने घर पे जरूर आंख डालें। उनके अपने नेता स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए, शाजिया इल्मी पकड़ी गई, कुमार विश्वास पकड़े गए, और जब वो स्टिंग ऑपरेशंस हुए तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा हमें रॉ फुटेज दो,
दूसरों के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो उनका रेजिग्नेशन मांगते हैं, इनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन होता है तो रॉ फुटेज मांगते हैं। अटैक करो, भाग जाओ, झूठे आरोप लगाओ, सुर्खियों में रहो, ये तो पुरानी कहावत है। इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा नाटक करने वाला, सबसे बड़ा नौटंकी करने वाला, सबसे बड़ा झूठा दिल्ली का मुख्यमंत्री कहने से हिचकूंगा नहीं। उनको अपनी भाषा के ऊपर मुख्यमंत्री बनने के बाद संयम से बात करनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अगर वो धरनों की राजनीति में, अगर गांधी की टोपी का अपमान करते हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दिखाई देता है तो भारतीय जनता पार्टी इसको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम कहने के अलावा और कुछ नहीं कह सकती। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय जॉली जी, जो केजरीवाल के ऊपर अपना गुस्सा दिखा रहे थे। दिल्ली से कैमरामैन अमित के साथ श्वेता पाठक, चैनल 1। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ख्याल तो रखना पड़ता है, सिर्फ चाहने से क्या, चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। टेररिस्ट किसी का भाई नहीं होता साइमा। कुरान को समझ के फॉलो करने वाला कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। अरे ये तो कोई और ही मजहब के लोग हैं जो सारी दुनिया में दहशत फैला रहे और नाम इस्लाम का खराब कर रहे। उत्तराखंड में रावत राज। देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि उद्योगपति देश को मजबूत करते हैं, लेकिन सिस्टम गलत होने की वजह से सब कुछ उल्टा हो रहा है। व्यापारी और उद्योगपति इस देश के अंदर वेल्थ क्रिएट करते हैं और रोजगार पैदा करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं। लेकिन जितनी सरकारें हैं वो सरकारें जानबूझ के ऐसे सिस्टम लागू करती है कि एक व्यापारी के लिए अपना व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा ये मानना है, हमारी सरकार का ये मानना है कि हमें पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है, टैक्स स्ट्रक्चर्स को सिंप्लीफाई करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, पॉलिसीज़ को सिंप्लीफाई करना है और प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना है। और जो पूरा टैक्स रेट स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। वहीं इस मुद्दे पर ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार से बात की हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने। दिल्ली व्यापार मंडल के लोगों से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की और उन्हें कहा, आश्वासन दिया एक तरीके से कि वैट को जो है सिंप्लीफाई कर देंगे। इस मुद्दे पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुरेंद्र कुमार बस है, जो कि व्यापार मंडल में जिन्होंने हिस्सा लिया था। उनसे बातचीत करते क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, आप लोगों से बातचीत की, किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे वैट को? मैम, मैं इंडियन स्मॉल स्केल पेंट एसोसिएशन से डील करता हूँ, उसके 2500 मेंबर हैं। और अभी जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उसमें कहा कि AR1 एक फॉर्म है जिसमें 10 करोड़ रुपए की टर्नओवर के ऊपर उसको भरना पड़ता है, उसको अब अबोलिश कर दिया गया है। अब उसको इसकी रिटर्न दाखिल नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि 50 लाख रुपए तक की जो व्यापार करते थे उनको पहले रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती थी, अभी 1 करोड़ रुपए तक की लिमिट पे अभी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन है उद्योग जगत के लिए और माननीय मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया है। तो ये जो घोषणा की है, डिक्लेरेशन किया है, इसके लिए कोई टाइम फ्रेम, कोई टाइम लिमिट इन्होंने टाइम बॉन्ड जो है दिया है कि कितने दिनों में कितने दिनों में सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा सब कुछ वैट को लेकर? अभी उन्होंने बोला है कि अलग अलग एसोसिएशन सबसे अपने अपने सुझाव मांगे हैं और सुझाव मांगने के बाद उन्होंने बहुत जल्दी इसको करने का आश्वासन दिया है। और जो AR1 है और 50 लाख और 1 लाख करोड़ की लिमिट है वो आज से लागू हो जाएंगी। ट्रेडर्स ने यहाँ पर जो मीटिंग करी, लगभग कितने ट्रेडर्स आए थे और लगभग अक्रॉस दिल्ली से आए थे या सिर्फ बाहर के लोग भी आए थे इसमें हिस्सा लेने के लिए? ये पूरे दिल्ली वालों की थी और तकरीबन 110 एसोसिएशन ने जो है यहाँ प्रतिनिधित्व किया था अपना, और पूरी दिल्ली से करीब जो है 400 लोग हमारे पास आ गए हैं आज।
साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ट्रेडर्स है जिनको दिक्कत होती है वैट भरने में, 1000 रुपए का वैट भरने के लिए 2200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा, अब कहीं ना कहीं से सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, सरल कर दिया जाएगा, ताकि जो ट्रेडर्स हैं वो वैट भर सके आसानी से। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य आईडी खजूरिया ने आम आदमी पार्टी का दामन अब थाम लिया है। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने। आम आदमी पार्टी में इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य जो हैं आईडी खजूरिया जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्या कुछ वजह से थी कि आपने जो पुरानी पार्टी छोड़ के ये नई पार्टी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया? हमने जो समझा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, हम एक रेवोल्यूशनरी बैकग्राउंड से आए हैं। जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें अरविंद ने एक नया तजर्बा दिया है कि पहले हिंदुस्तान में पार्टी टूटती थी और पार्टियों के नाम बनते थे, कांग्रेस आई, कांग्रेस एस, कांग्रेस डी। फिर उसके बाद एक नया प्रोसेस शुरू हुआ कि पार्टियां मिलकर पार्टी बनाने लगी, जैसे जनता पार्टी बनी। फिर उसके बाद एक और नया प्रोसेस शुरू हुआ कि बहुत सी पार्टियों ने मिलकर उसको एक यूनाइटेड फ्रंट की शक्ल दी। फिर उसके बाद एक और तजर्बा हुआ कि बहुत सी पार्टियां आपस में हिस्सा करने लगी और अलायंस बने। वो सब लोग आ जाकर अपने घर को देखते रहे और जहां कार्यकर्ता काम करते थे वहां पर उनके रिश्तेदार आ गए। बहुत सारी पार्टी छोड़ के यहाँ जो है आम आदमी पार्टी में बहुत सी पार्टियों से लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरीके का विलय जो है कि रंग लाएगा लोकसभा चुनाव को देखते हुए? मैं समझता हूँ कि जो प्रैक्टिस हो रही है, अगर ऐसी प्रैक्टिस रही तो जो एक नया तजर्बा है हिंदुस्तान की 67 साल की हिस्ट्री में, और जो रंग लाएगा। और बताइए सर, इन्होंने एक लिस्ट जारी करी है, 29 लोगों की लिस्ट में 2-3 और लोग शामिल कर दिए गए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोदी को भी जोड़ दिया गया है। इसमें जो है कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहना है कि अगर हम भ्रष्ट है तो आप सबूत पेश कीजिए, अगर सबूत नहीं है तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। कैसे देखते हैं इसको? मैं ऐसे देखता हूँ कि ये जो भाषा है, ये भाषा ही अच्छी नहीं है। हम जो नए सिरे से देखना चाहते हैं कि दरअसल इंसान एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और अंतर्निर्भरता में हमें झूठी और शक्ल के तहत काम करना है। कपिल सिब्बल ने आज ये कहा कि आप ये साबित कर दो कि ये हम भ्रष्ट है, तो उससे पहले उन्होंने कहा था ये क्या है, एक गिरगिट की चाल चलता है कि अरविंद केजरीवाल कभी कुछ बोलता है, कभी मतलब किसी के कहने से ना वो भ्रष्ट बन जाएगा, ना किसी के कहने से वो गिरगिट बन जाएगा। तो पार्टी ने ये लिस्ट क्यों जारी करी? जो सबूत है वो लोग फैसला कर लेंगे। अगर लोगों के पास जाए कहेंगे कि इसके पास ये चोरी करने वाला है, ये फलाना, लोग फैसला करेंगे। जब जनमत हम ग्रहण कर रहे हैं, जब हम हर चीज लोगों के पास जाना चाहते हैं, पावर टू पीपल, तो लोग फैसला करेंगे ना कि करप्ट है या नहीं है। हमने तो कह दिया, जनता आपने कह दिया, अगर लोग नहीं मानेंगे तो कह देंगे कि नहीं आपने गलत कहा। ये लोगों पर छोड़ते हैं। तो साफ तौर पे आईडी खजूरी जो कि इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी कहा कपिल सिब्बल ने, उनका स्टैंड बहुत ही गलत है। सबूत तो बहुत से हैं लेकिन दिखाना उनको पॉसिबल नहीं है, और एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करना बहुत ही ज्यादा गलत है। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नमस्कार।